लेक्चर नंबर 2 अध्याय एक नया स्टार्ट किया है जो कि है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही धुआंधार जो है क्लास है, तो मजा आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हमने बेसिक चीजें कल पढ़ी थी उसी से रिलेटेड कुछ और चीज जानना है। लेकिन अब आएंगे पिक्चर में एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है बायो सावर्ट। इनका नाम अलग अलग तरीके से जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो कई बार बायो सावर्ट, कई बार बियो सावर्ट, कई बार बियो सेवर्ट या कई बार बायो सेवर्ट बोला जाता है, बट कोई मतलब नहीं है उससे। आपको इतना जानना है कि बायो सेवर्ट है या बायो सावर्ट है, उन्हीं का एक नियम है जो कि इस अध्याय में आपको जानना है, सुनना है, समझना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला नियम था, जो कि बोल सकते हैं कि जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें बताता है। तो हमने देखा ऑर्स्टेड ने क्या किया। ऑर्स्टेड ने सिर्फ इतना बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, यह बताया। किसने? ऑर्स्टेड ने। इसके अलावा ऐसा कोई नियम नहीं था कि कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या कितने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये सब के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो इन सब चीजों के बारे में आंसर दिया किसने? बायो सावर्ट ने। बायो सावर्ट ने अपने नियम में बताया कि कितनी चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो रही है, कितनी करंट प्रोवाइड करने पर या कितनी करंट प्रवाहित करने पर। तो सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सा नियम है, सभी बच्चे जान जाएंगे, एक बार में याद भी कर लेंगे, और बहुत ही आसान है। लेकिन इस पर क्वेश्चंस जो आते हैं या इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी अच्छे हैं और वो काफी बार पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से करिए आंसर, जल्दी से। हो गया? फटाफट से करो, फटाफट से करो, सोच समझ के करना क्वेश्चन, तुक्का मत मारना। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे ये रहा, जल्दी से बताइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी, पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी बताइए फटाफट से बच्चे, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, आंसर लाइए, आंसर। जोश दिखाओ जल्दी जल्दी से, क्या चल रहा है ये धीरे धीरे? हो गया? चलिए आंसर देखते हैं फटाफट से दोनों क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गतिमान आवेश जो होगा, जो आवेश मोशन में है, ठीक है, आवेश रुका नहीं है, आवेश v वेग से लेट से चल रहा है, भाग रहा है इधर उधर कहीं, तो जब चलेगा आवेश, तो आवेश जब रुका है तो इसके पास क्या होती है? विद्युत क्षेत्र तो होती है। ये तो हमने पढ़ा ना, इसके पहले के चैप्टर में हम यही पढ़े कि आवेश होती है तो विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन आवेश जब चलना स्टार्ट करेगा तो हमने जाना है कि करंट क्या होती है? करंट होती है, करंट को क्या लिख सकते हैं? करंट लिखते हैं हम I बराबर Q/T। तो करंट क्या है? तो आवेश ही तो भाग रहा है, तो आवेश जब भागता है तो धारा बन जाती है, और धारा के प्रवाह की वजह से क्या होती है? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि ऑर्स्टेड ने बताया। तो जब आवेश चलेगा मतलब करंट बहेगी, करंट का मतलब B यहां पर रहेगा, तो क्या रहेगा? दोनों। क्या रहेगा? दोनों। सी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या बात? समझ में आई ना? सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, ये तो आपको कल ही पढ़ा है, ऑर्स्टेड ने। डी इज द करेक्ट आंसर। किसने की थी? ऑर्स्टेड ने, ठीक है, ऑर्स्टेड ने बताया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ये तो हो गई वो बात, ये तो हो गई वो बात जो हम जानते हैं, जो हम पढ़ चुके, यह क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे, बायो सावर्ट का नियम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। चित्र में बना रहा हूं, आप लोग सभी लोग ट्राई करेंगे चित्र बनाने की, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट चित्र बनाओगे तो नहीं हो पाएगा, इस वजह से पहले से ही आदत डालो, ठीक है। चित्र वगैरह जो आपको लगते हैं कि ये जरूरी है वो बनाते रहो, पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बैठे हो तो याद करके कि ये इस चीज का चित्र ऐसा होता है, बस चित्र बस बना लो, पूरा नहीं। तो ये सब याद करने का और प्रैक्टिस करने का तरीका है। तो कोई एक तार ले लो, तार में चाहूं तो सीधा ले लूं, तार को चाहूं मैं ऐसे ऐसे ले लूं, तार को चाहूं मैं ऐसे ऐसे ले लूं, या किसी भी तरह सा मैं ऐसे ऐसे तार ले लूं, कैसा भी तार ले सकता हूं ना, मैं ऐसे तार ले लूं, मैं ऐसे तार ले लूं, कोई भी तार ले सकता हूं, तार तो तार होता है। तो तार ले लेते हैं, ले लें, चलिए एक तार ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, तार आपके किताब वगैरह में ऐसे तार लिया गया है तो मैं भी ले लेता हूं, ठीक है। मैं चाहूं तो सीधा तार भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो तार तो तार है ना, खींच दो, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो एक तार ले लिया और तार कैसा है? इसमें करंट बह रही है। सिंपल सी बात बोली गई है कि इसमें कोई करंट है,
करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बह रही है। सिंपल सी बात है, इस तार में इस तरफ से ऐसे करंट बह रही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब ये बायोसावर्ट ने क्या किया कि इनको निकालना है। मान लो कि यहां से तार से कुछ दूरी पर, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर बताना है इनको कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ध्यान से सुनने कैसे करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। अब ये तार से इसकी दूरी, पॉइंट की दूरी, अब देखो तो बहुत डिफरेंट आएगी। सिंपल सी बात सुनना, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं। अब मैं मान लो तार इतनी ही लंबा है, ठीक है, या बहुत लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तार की अगर यहां से दूरी लेंगे तो यहां से दूरी कुछ और होगी, यहां से दूरी कुछ और है, 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 यहां से दूरी कुछ और है। तो हर एक पॉइंट से तार की दूरी अलग अलग है। तार से इस बिंदु की दूरी अलग अलग है। तो क्या करें, कहां की दूरी ले लें, क्या करें हम, क्या करें, कैसे निकालें। तो एक तरीका निकाला गया, जो कि हम मैथमेटिकल तरीका जिसको हम बोलते हैं। तरीका क्या था, एक छोटा सा भाग इसमें से चुन लिया गया। इस तार पर से कहीं भी एक छोटा सा भाग चुन लो, छोटा सा भाग चुन लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूं ये छोटा सा भाग मेरा ये है। इसको, इस छोटी सी लंबाई को हम मान लेते हैं कि छोटी सी लंबाई क्या है, dl है। छोटी सी लंबाई को हम बोलते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई को हम dl बोल रहे हैं। ये लंबाई क्या है बेटा, dl है। dl को बोलते हैं अल्पांश। dl क्या है, अल्प अंश है। पूरे तार का छोटा सा अंश देख रहे हैं, अल्प अंश। अल्पांश का मतलब है बेटा, अल्प मतलब होता है छोटा, अंश मतलब होता है भाग। अल्प अंश मतलब छोटा सा भाग। अल्पांश dl है। क्या है, dl है। तो अब ये क्योंकि तार का भाग है तो तार है, तो इसमें भी करंट I बह रही होगी। तो अब dl को, अल्पांश को थोड़ा सा यहां बनाता हूं, ठीक है। dl को यहां पर दिखाऊं तो सिर्फ dl को बना रहा हूं। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो AB क्या है, अल्पांश है। चित्र में पहले मैं AB अल्पांश बोल देता हूं। AB जो है अल्पांश है, अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है, dl, और ये मीटर में आएगा, ठीक है, dl मीटर में, ठीक है। अच्छा, अगर ये अल्पांश AB को मैं देखूं, अल्पांश को देखूं, तो इसमें से करंट बह रही है I। ये A और B अल्पांश है जिसमें करंट बह रही है बेटा कितनी, I करंट। किसमें करंट, इसमें करंट कितनी बह रही है, I। अब इसको पूरे को बोलेंगे ना जब dB को, तो इसकी दिशा हो जाती है बेटा, इसकी दिशा अगर देखें, इसकी लंबाई कितनी है, dl। तो इसको पूरे को एक साथ लेंगे तो ये हो जाता है बच्चे, यहां से ये dl जो हम लेते हैं, dl सदिश बन जाता है, और ये धारा की दिशा में इसकी दिशा होती है। किधर, धारा की दिशा में। तो अब इसको पूरे को अगर मैं देखूं तो इसको हम बोला करते हैं, भौतिक विज्ञान में बोलते हैं धारा अवयव। ये क्या बोलते हैं, धारा अवयव। अवयव मतलब होता है भाग, टुकड़ा। धारा वाला एक टुकड़ा जिसमें करंट बह रही, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो धारा अवयव। धारा अवयव बोला तो AB जो है वो क्या है, धारा अवयव है। तो धारा अवयव को हम लिखते हैं AB, और ये सदिश है क्योंकि A से B की तरफ, जो कि बराबर है dl के, अर्थात dl भी सदिश है। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? किसी को अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो कुछ, कोई डाउट किसी को यहां तक में, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है क्या? छोटी सी बात हमने की कि एक dl छोटा सा भाग इसमें से चुन लिया, कहीं भी पूरे तार में हम चुन सकते हैं, मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, बेटा, मेरा काम क्या है कि मैं इस AB भाग में जो करंट बह रही है, ठीक है, इस करंट की वजह से, छोटे से तार की वजह से, यहां पर मैं निकालूंगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस पॉइंट को मिलाना होगा कि यहां से यहां तक की दूरी हमें पता चली जाएगी कि तार से कितनी दूरी है। तो इसकी दूरी देख लेते हैं, आइए दूरी देख लेते हैं। इसको ऐसा करो, dl से यहां से इसको मिला देते हैं, ठीक है, dl से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये मैं मान लेता हूं कि यहां से वहां तक की दूरी क्या है, मान लेता हूं कि r दूरी है, मान सकते हैं कितनी दूरी पर है, मान लिया r दूरी है। r दूरी पर, AB से r दूरी पर पॉइंट P है, जहां पर हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनते रहना। अब अगर पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर B आएगी, तो छोटे से तार की वजह से छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र आएगी कि नहीं? छोटे से तार के वजह से छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र आएगी ना। पूरे तार की वजह से कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो छोटे से भाग की वजह से छोटी से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो छोटी से चुंबकीय क्षेत्र आएगी। अब ये देखा जाए तो ये कुछ कोण बनाता हुआ है, कोण कितना है, थीटा। थीटा कोण पर, इस तार से थीटा कोण पर ये पॉइंट P है मौजूद। थीटा कोण कोई भी कोण है, कोई भी कोण हो सकता है। थीटा कोण पर ये तार है,
ठीक है, ये तार से थीटा कोण पर पॉइंट P है जिसकी दूरी r है, इसमें करंट बह रही है I और अल्पांश है dl जो कि है सदिश और इसकी दिशा है ऊपर की तरफ, dl की भी दिशा ऊपर की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां से कहूं तो चित्रानुसार अगर मैं देखूं, चित्र के अनुसार अगर मैं बात करूं तो चित्रानुसार क्या दिख रहा है? चित्रानुसार यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां पर निकालना है तो जो चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा, मान लेते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितनी आएगी, dB, छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र आएगी, और dB जो चुंबकीय क्षेत्र है, P पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र छोटी सी आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, तो क्या आएगी, dB सदिश आएगी। अब dB का मान देखा गया चित्रानुसार, ये देखा गया, ये पाया गया, किसने पाया, बायो-सावर्ट ने पहली चीज पाई। क्या पाई, बायो-सावर्ट ने देखा जो dV का मान है बच्चे, मैं अभी अदिश रूप लिख रहा हूं, सिर्फ सदिश रूप नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बायो-सावर्ट। अच्छा, यहां पर धारा अल्पांश जब लिख रहे हैं तो यहां पर धारा अवयव लिखते हैं, तो धारा अवयव हो जाता है AB, और AB में आता है I dl बेटा, I का गुणा होगा, क्योंकि धारा अवयव लिख रहे हैं ना, अल्पांश सिर्फ dl है, धारा अवयव लिखते हैं तो AB है जो कि I dl है। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा सा यहां पर I का गुणा नहीं किया था मैंने, I जो है यहां पर रहेगा क्योंकि धारा अवयव बोला है। अच्छा, dB जो है यहां पर मिला, बायो-सावर्ट ने पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निर्भर कर रहा है बेटा किस पे, जो धारा बह रही है, मतलब I पर। पहली चीज मिली उनको। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिली, दूसरी चीज मिली कि जो dB है बच्चे, ये बराबर है, जो dB है, सॉरी अनुक्रमानुपाती है, ये समानुपाती है, dB जो है बच्चे ये समानुपाती है किसके बेटा, किसके समानुपाती है, r के वर्ग के। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1/r के वर्ग के, जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दूसरी चीज उनको प्राप्त हुई। ठीक है, ये दूसरी चीज प्राप्त हुई। अच्छा, दो चीज हो गई, अब क्या है, यहां पर कोण भी है, यहां पर क्या है बेटा, कोण भी है। ठीक है, DI में नहीं होगी बेटा, करंट तो I बह रही है ना, छोटी छोटी करंट थोड़ी बह रही है, करंट तो I है ना पूरा। ठीक है, करंट तो पूरे में बह रही है ना, पूरे तार में, तो I करंट बह रही है, तो कि छोटी छोटी करंट है, करंट अलग अलग रुकी हुई है क्या, करंट तो बह रही है ना, करंट रुकी हुई थोड़ी है। ठीक है, करंट रुकी हुई थोड़ी है, करंट तो I बह रही है, सिंपल सी बात, I करंट तो बह रही है, एक समान करंट है, सिंपल सी बात। अच्छा, ये दो चीज मिली। तीसरी चीज क्या मिलती है उनको, तीसरी चीज मिली कि जो dB है ये बराबर, ये अनुक्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है dl के। dl मतलब जितना बड़ा अवयव लेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। अगर छोटा सा चुंबकीय, छोटा है ना, छोटी छोटी करंट थोड़ी बह रही है, करंट तो I है ना पूरा। ठीक है, करंट तो पूरे में बह रही है ना, पूरे तार में, तो I करंट बह रही है, तो कि छोटी छोटी करंट है, करंट अलग अलग रुकी हुई है क्या, करंट तो बह रही है ना, करंट रुकी हुई थोड़ी है। ठीक है, करंट रुकी हुई थोड़ी है, करंट तो I बह रही है, और इसको आपको सोचना है, साइन थीटा, ये आया साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, dB I के अनुक्रमानुपाती है, dB 1/r² के अनुक्रमानुपाती है, dB dl के अनुक्रमानुपाती है, और dB साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। ये चार चीजों पर ये चुंबकीय क्षेत्र निर्भर कर रही है। ये किसने बताया, ये बताया किसने बेटा, ये बताया है बायो-सावर्ट ने। बायो-सावर्ट को ये प्रैक्टिकल करने के बाद मिला, प्रैक्टिकल जब किया बायो-सावर्ट ने, जब कैलकुलेट किया, तो ये चार चीजों को मिली, I 1/r² dl और साइन थीटा। चार चीजों पर देखा कि चुंबकीय क्षेत्र चार चीजों पर निर्भर करती है। अब इन चारों को बेटा, इन चारों को एक साथ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इस तरफ देखो dB यहां भी है, dB यहां भी है, dB यहां भी है, dB, बस इस तरफ की चीजें चेंज हो रही हैं, इसको साथ लिखते हैं। ठीक है, अर्थात मैं लिख सकता हूं dB जो है ये बराबर, ये dB जो है अनुक्रमानुपाती है। ध्यान से देखते रहना बेटा, ध्यान से देखते रहना, अनुक्रमानुपाती आएगी। पहला क्या है, I, जो बटे में नहीं है उसको बटे वाले को छोड़ देते हैं पहले, फिर क्या है dl, फिर क्या है साइन थीटा, और फिर क्या है 1/r² है। ये क्या मिला, हमें मिला dB अनुक्रमानुपाती है I dl साइन थीटा बटे r²। ठीक है, ठीक है, I dl साइन थीटा बटे r², सिंपल सी चीज। ठीक है, I dl साइन थीटा बटे r²। अब हम एक चीज जानते हैं भौतिक विज्ञान में, जब भी ये चिन्ह आता है समानुपाती का तो इसको हटाना पड़ता है, और इसको हटाना बहुत जरूरी है।
तो जब चिन्ह हटाएंगे तो dv बराबर क्या आएगा, dv बराबर एक नियतांक आएगा, नियतांक को मान लेते हैं k है। क्या आएगा बेटा, एक नियतांक आएगा, नियतांक क्या है, k है, ठीक है। अच्छा नियतांक आ गया k, ठीक है, नियतांक k है, बाकी सारी चीजें वही है, तो बाकी सारी चीजें क्या आ जाएगी, i dl साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चे, r के वर्ग के। दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, सिंपल सिंपल चीजें। k क्या है, नियतांक है। ये जो आप नियम देख रहे हैं यही है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट ने बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। dl छोटा सा लिया था इसलिए db है, अगर यहां पर पूरी लंबाई होती तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र आता, ठीक है। तो ये नियतांक है, k यहां पर नियतांक है, जहां यहां k नियतांक है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, टेस्ला या टी लिख सकते हैं, टेस्ला को क्या लिख सकते हैं, टी, ठीक है। यहां k समानुपाती नियतांक है, k समानुपाती नियतांक है जिसका मान, ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं, तथा k जो है ये बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई के, और म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान जो होता है ये बराबर होता है 10 की घात -7। अब इसका मात्रक मैं लिखूंगा थोड़ी देर बाद, मात्रक में थोड़ी देर बाद लिखूंगा, और मात्रक के लिए मैं थोड़ी जगह छोड़ दे रहा हूं। पहले तो हमें म्यू नॉट बटे 4 पाई और इसका मान आता है 10 की घात -7। यहां पर म्यू नॉट क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सूत्र बना लेते हैं। तो k की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई लिख दो, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा db बराबर आ जाएगा बेटा म्यू नॉट बटे के 4 पाई और गुणे में आ गया है i dl साइन थीटा और बटे r के वर्ग के। यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, वो ये है कि जब हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, ध्यान सुनिए सर, L कहां से आया, L कहां से आया बेटा, I कहां से आया, I कहां लिखा है, I तो ये हर जगह है ना बेटा, I तो हर जगह लिख रहे हैं, यहीं से आया है I, ये I करंट बह रही है, L तो ये लंबाई है ना, इसकी DL लंबाई काटा है। क्या देख रहा है बच्चा, दिमाग उमाग कहां है बेटा। मुस्कान बच्ची ने बोला है कि क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट है, बेटा डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब वेक्टर कैलकुलस जब हम करते हैं, वेक्टर कैलकुलेशन करते हैं, तब हमें मिलता है साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस में मिलता है साइन थीटा, डॉट में मिलता है कॉस थीटा, ये याद रखना, उल्टा नहीं, ठीक है। अच्छा तो ये आपने थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने बताई, 4 चीजों पर डीबी निर्भर करती है, ये हमने निकाल लिया, और यहां पर अब हमारा सूत्र यह बन गया। थोड़ा सा याद करवाऊं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे की चीजें याद करवाऊं, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र के अलावा वैद्युत क्षेत्र अगर मैं दिखाना चाहूं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र जब हम पढ़े थे तो वैद्युत क्षेत्र को क्या पढ़ा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणे में क्या पढ़ा था, Q और बटा आया था R²। इसी को हम लिखते थे E बराबर लिखते थे बच्चे, यहाँ पर इसको K लिखते थे KQ बटा R², और यहाँ पर आपको बताया गया था, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या बताया गया था बेटा, एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या बताया था कि ये विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता होती है। तो यहां पर विद्युतशीलता थी, तो यहां पर म्यू नॉट आया है, क्योंकि चैप्टर चेंज हो चुका है, चैप्टर चेंज हो चुका है। यहां पर हम वैद्युत प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम नहीं सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, चुंबकीय गुणों को हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम वैद्युत गुणों को पढ़ना बंद कर चुके हैं, तो यहां पर चुंबकीय गुणों के लिए एक अलग मात्रा, एक अलग नियतांक आएगा, और नियतांक जो म्यू नॉट है वो क्या है, म्यू नॉट को यहां पर बोलते हैं पारगम्यता, पारगम्यता या चुंबकनशीलता बोलते हैं। जैसे वहां पर वैद्युतशीलता थी तो यहां पर चुंबकनशीलता होगी, खैर उस पर मैं आता हूं। फिलहाल यहां पर एक चीज मेरा दिखाने का मतलब यह था कि चुंबकीय क्षेत्र भी 1/r² के साथ बदलती है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी 1/r² के साथ बदलता है। दोनों 1/r² मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती हैं, दोनों, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे वैद्युत क्षेत्र हो। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती थी चुंबकीय क्षेत्र घटती, वैद्युत क्षेत्र घटती चली जाती थी, ठीक है। ये देख सकते हैं R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, सिंपल सी बात है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि dB का मान देखो
जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, जितनी ज्यादा दूरी पर जाएंगे, जितनी ज्यादा दूरी पर देखेंगे, उतना कम चुंबकीय क्षेत्र आएगा। जितना तार के पास होंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो हमें पता क्या चल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोनों में अगर देखें तो कुछ समानताएं जो है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि दोनों यहां पर है। अब दोनों में नियतांक आया था, इसका नियतांक था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और इसका नियतांक है म्यू/4 पाई, और जिसका मान है 10 की घात -7, और इसका मान होता था, इसका मान क्या आता था, इसका मान आता था 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, इसका मात्रक आपको पता है। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, तो वो आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अब मैं म्यू नॉट के बारे में बताना चाहूंगा। ये तो हो गया, टेस्ला में आ गया, और यही है, यही बायो सावर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट या सावर्ट ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसके बारीकियों को समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और गुणे में है आइडियल साइन थीटा, देखते रहना थोड़ा सा, और बटा आर स्क्वायर। यहां पर हम चुंबकीय पारगम्यता की बात करेंगे। इसके दो नाम होते हैं। यहां जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को बोलते हैं बेटा चुंबकनशीलता, या इसको बोलो वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है, चुंबकनशीलता, वायु निर्वात की चुंबकनशीलता है। या इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, या इसी को एक नए नाम से बोलते हैं वायु निर्वात की चुंबकनशीलता, या ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता। इस शब्द से थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा ज्यादा सरल शब्द है। चुंबकनशीलता तक तो आपको ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएगी, लेकिन पारगम्यता आप समझ पाएंगे थोड़ा सा ज्यादा आसान है और ज्यादा रिलेटिव है, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। पारगम्यता मतलब होता है, मान लो यहाँ पर कोई तार है, ऐसा सोचो, कल्पना करो कि आपके सामने एक तार है और तार में ऊपर की तरफ करंट जा रही है, एकदम सीधा तार है आपके, ठीक है, आपके सामने एक सीधा तार है, उसमें तार में करंट ऊपर जा रही है। सोचो, ऐसा सोच रहे हो, दिख रहा है, तार दिख रहा है सबको, करंट ऊपर जाती हुई दिख रही है। अब करंट ऊपर जा रही है तो तार के चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। आप थोड़ी सी दूर पर खड़े हैं, सही बात है, खड़े हो, ठीक है। ऐसा मान लो कि आप थोड़ी दूर पर हैं और आपसे थोड़ी दूर पर तार है और तार में करंट जा रही है ऊपर, जिसके कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, कहां पर है बेटा, कहां पर है, एक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां पर है, ये वायु या निर्वात में अगर देखो तो वायु है, क्योंकि आप जहां पर है वहां पर वायु है, तो ये माध्यम है। वायु क्या है, एक माध्यम है। कक्षा 10वीं में जब आप पढ़ते हैं चैप्टर कौन सा, प्रकाश वाला चैप्टर, तो उसमें माध्यम पढ़ते हैं ना, सरल माध्यम, विरल माध्यम, तो वैसा ही वायु क्या है, एक तरह का माध्यम है। तो इस माध्यम में ये माध्यम कितना अलाउ करता है, कितना परमिट देता है, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को अपने में से गुजरने के लिए। मतलब वायु का माध्यम जो है कितना परमिशन दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र को अपने आप में से गुजरने के लिए, मतलब वायु ने कितनी अनुमति दी है कि चुंबकीय क्षेत्र वायु के अंदर से गुजर सके। इसी का मान होता है चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। पारगम्यता क्यों, कि कितना पार हो पा रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कितनी पार हो पा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस माध्यम से, इसी को चुंबकन शीलता या चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं। पारगम्यता मतलब कितनी आसानी से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस माध्यम में पार कर पा रही हैं, चल पा रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर पा रही हैं। समझ में आ रही बात, कितनी अनुमति दे रहा है वो माध्यम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है, तो ये पारगम्यता है। समझ में आई बात, क्या बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई ना। आप ऐसा समझो कि एक रोड है जो कि खाली है, एकदम सूखी रोड है, आप क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं रोज, मान लो आप अच्छे से स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है, अच्छी स्पीड से आप दौड़ सकते हैं। अब सोचिए
कि आपको एक खेत में दौड़ा दिया जाए जिसमें घुटने तक पानी है, या एक नदी में आप दौड़ रहे हैं, एक तालाब में दौड़ रहे हैं जिसमें घुटने तक पानी है, क्या आप उतना तेज दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो माध्यम जो है, जिस माध्यम में आप दौड़ रहे हैं, जो पानी वाला माध्यम है, उसमें जब दौड़ेंगे तो आपका पैर फंसेगा। आप उतनी तेजी से नहीं चल पाओगे जितनी तेजी से आप एक सूखी रोड पर दौड़ पा रहे थे या एक सूखी जमीन पर दौड़ पा रहे थे। जब पानी भरा है, कीचड़ है, आपका पैर फंस रहा है, आप उतनी तेज नहीं दौड़ सकते। मतलब वो माध्यम जो है आपको यह अनुमति नहीं दे रहा है कि आप उतनी ही तेज दौड़ पाओ। ठीक है, तो जो माध्यम बदल गया उसने आपको इफेक्ट किया, आपकी चाल को, आपकी तीव्रता को प्रभावित कर रहा है। कौन? आप कितनी तीव्र थे सूखे में और कितने तीव्र हैं उस पानी में चलने में। तो जब आप पानी में चलेंगे तो धीरे धीरे चलेंगे। क्यों? क्योंकि माध्यम जो है बदल चुका है। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब वायु या निर्वात में है तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हैं या उसमें फैल पाती हैं। इसी तरह से आप यहीं पर कहीं पर लोहा अगर रख दें आसपास, या कोई चीज रख दे, कोई और माध्यम आ जाए, पानी के अंदर डुबो दे तार को, ठीक है, तब कितना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी? माध्यम बदल गया तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो चुंबकीय पारगम्यता, आई होप आपको समझ में आ गया। सेम चीज होता है वैद्युत पारगम्यता या वैद्युतशीलता की जो हम बात करते हैं। तो वैद्युतशीलता भी वही है कि कोई माध्यम कितना विद्युत क्षेत्र को कितना अलाउ करता है, कितना परमिट देता है अपने आप में से गुजरने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? मजा आया कि नहीं बताओ? समझ में आई बात? ये छोटी सी बात थी लेकिन आती नहीं लोगों को। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको याद बस करके बैठ जाते हैं कि म्यू नॉट बटा 4 पाई म्यू नॉट, जहां म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है, बस इतनी ही रटे होते हैं। उनको पता ही नहीं कि चुंबकनशीलता है क्या। क्यों पढ़ रहे हो फिर नहीं पता है तो? जब पता नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? पता करो ना। ये इसका मतलब है ना, क्यों लिखा गया चुंबकनशीलता का मतलब क्या है। तो चुंबकनशीलता मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। जबकि ये शब्द जो है ना, चुंबकीय पारगम्यता, ये आसान है, ये समझा जा सकता है। तो अगर ये समझ गए तो कितना शीलता है, कितना सहनशील है वो माध्यम, कितना चुंबकीय क्षेत्र को झेल सकता है, वही चित्त लिखा है, चुंबकनशीलता। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो है, ये शब्द जो होते हैं उनके पीछे उनका रीजन होता है, उनका नाम रखा जाता है, उनके कारण होते हैं गुणों को देखकर। तो dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जिसमें म्यू नॉट के बारे में हमने ये जाना। अब इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला टी है। ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं, म्यू नॉट के मात्रक को निकालते हैं। तो देखिए, म्यू नॉट के रूप में सूत्र बना लीजिए। तो हमारे पास सूत्र है dB बराबर है बेटा म्यू नॉट बटे 4 पाई, ध्यान से सुनना, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे है आई डी एल साइन थीटा बटे है आर का स्क्वायर। ध्यान से देखना, म्यू नॉट का सूत्र बताओ, म्यू नॉट बराबर निकालो। तो म्यू नॉट बराबर करेंगे तो 4 पाई और आर स्क्वायर का गुणा हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा dB, और गुणे में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे बचेगा ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा। देखते रहना। अब यहां पर हम जानते हैं इसका मात्रक लिखो। म्यू नॉट का मात्रक हमें निकालना है, इनका मात्रक। dB का मात्रक क्या है? टेस्ला। ठीक है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। आर का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का वर्ग बटे आई का मात्रक कितना होता है? आई का मात्रक होता है एम्पियर। डीएल का मात्रक, डीएल मतलब लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। साइन थीटा, थीटा का मात्रक कुछ नहीं होता। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। मात्रक पता चल गया म्यू नॉट का, म्यू नॉट का मात्रक पता चला। अब आप एक चीज जानते हैं, के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या आपने पढ़ा? म्यू नॉट बटे 4 पाई, जिसका मान हमने बताया कि 10⁻⁻7 होता है। तो अब मात्रक आप लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट ही है, 4 पाई तो मात्रक विहीन है, तो इसका मात्रक आ जाएगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये हो गया मात्रक। मात्रक निकाल लिया, मात्रक निकाल रहे थे, मात्रक निकाल लिया सबने? मात्रक निकाला सबने? सबको समझ में आया मात्रक क्या है? ठीक है, मात्रक आया। चलिए, मात्रक आया तो बहुत अच्छी बात है। इस लेक्चर में यहीं तक रोकेंगे, हम अदिश रूप तक ही इसको पढ़ेंगे। सदिश रूप और इसके बाकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा मैं, और छोटा सा क्वेश्चन ये है बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सिंपल सी बात, मूल बिंदु पर एक अल्पांश x दिशा में 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, एनसीईआरटी का है। इसको आप डाउट नेट पर भी इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। एक तरह का ये होमवर्क है जो आपको करके आना है। तो इस पर दे रखा है कि x अक्ष है, अक्ष बना लीजिए। ठीक है,
एक्स अक्ष बना लिए, 1 सेंटीमीटर है और धारा 10 एम्पियर उसमें बह रही है। इसमें कह रहा है कि अल्पांश के कारण वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर, वाई अक्ष ये है और वो एक्स अक्ष है, इस पर अल्पांश है और यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र कहीं निकालना है 0.5 मीटर पर। तो बताइए कितना होगा परिमाण, और दिशा, दिशा भी बतानी है, तो दिशा ज्ञात करना आपको सीखना पड़ेगा और मैं सिखाऊंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये आपका होमवर्क, इसको प्रैक्टिस करिएगा, हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। चले आगे, चलिए तो क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज का दूसरे क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे ये रहा, जल्दी से। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी अच्छा होने वाला है और काफी मजे आएंगे। फिलहाल कल बापूजी का जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा, जल्दी करिए बच्चे, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए मैं आंसर बताता हूं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है कि ऋजु रेखीय ऊर्ध्वाधर चालक में ऊपर की ओर एक धारा बह रही है, ऊपर की ओर धारा जा रही है, ठीक है, और P और Q बिंदु जो है, दो बिंदु हैं जो कि क्रमशः एक पूर्व की तरफ, मान लो ये पूर्व की दिशा, ये पश्चिम की दिशा, तो एक पूर्व की दिशा P है और पश्चिम की दिशा में Q है। समान दूरी पर स्थित है, मतलब R दूरी पर मान लेते हैं ये स्थित है और R दूरी पर ही ये स्थित है। तो अगर सेम दूरी पर है तो तार से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस P बिंदु पर और Q बिंदु पर समान होगा। तो Q बिंदु और P बिंदु पर समान आएगा क्योंकि दूरी बराबर है, तो दूरी पर निर्भर करता है, B करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है ये सदिश रूप है बायो सावर्ट का, जो कि हम पढ़ेंगे कल, और मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा डीएल क्रॉस आर करेंगे तो आर को हम लिख सकते हैं बेटा आर क्यूब आ जाएगा, डीएल क्रॉस आर और नीचे आर क्यूब, और डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।